हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का, जिसका नाम है एयर। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सब अपना एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे, उसके बाद में हाइलाइटर और पेंसिल भी साथ में निकाल लेंगे। और जो जो लाइन मैं इस चैप्टर के अंदर आपको हाईलाइट करा रही हूँ, सिर्फ वही लाइन आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। और उसी की मतलब उसके मतलब जो लाइन मैं आपको हाईलाइट कराऊंगी उसके साथ में उसका क्वेश्चन बताऊंगी, प्लस उसका आंसर भी जो है वो उसी हाईलाइट लाइन के अंदर क्या होगा, मतलब दिया गया होगा। ओके, तो इससे क्या कर सकते हो आप, अपना नोट्स कैसे बनाते हैं वो भी जो मेथड है वो भी आपको क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है। तो ये भी क्या है एक मतलब किस तरीके से हम नोट्स बनाते हैं वो आपको क्या होगा, इससे आप बना सकते हैं अपने नोट्स। ओके, तो सबसे पहले आपको ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है वो निकालना है। क्लियर। तो सबसे पहले उसके अंदर ये जो येलो कलर का जो लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, वो लाइन आपको क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, क्या होती है। क्लियर। उस ग्रीन हाउस गैस का नाम क्या है। ओके, उसको हम ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, वो भी इसका आंसर है। ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करनी है, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है से जो मैंने लाइन हाईलाइट करी है, वो लाइन भी आपको हाईलाइट कर लेनी है। तो उसके अंदर ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन मैंने हाईलाइट करी है, उसके अंदर ग्रीन हाउस गैस जो होती है, अगर वो नहीं हो, ओके, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस नहीं हो तो क्या होगा। ओके, व्हाट विल हैपन इफ द ग्रीन हाउस गैस इज नॉट इन द एटमॉस्फेयर। ओके, तो इसमें से तीन क्वेश्चन बनेंगे। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, क्या होती है। ठीक है, वो मतलब सबसे पहले व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, फिर ग्रीन हाउस गैस का आपको नाम देना है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं, वो भी यहाँ से उसका क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। और अगर ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में ना हो तो उसका मतलब क्या होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। उसके लिए आपको ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन यहाँ पे दी गई है वो आपको क्या करनी है, यहाँ से उसका आंसर जो है वो लिखना है। ओके, उसके बाद में ये जो मैंने पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है, वो आपको अपने बुक के अंदर क्या कर लेनी है, हाईलाइट कर लेनी है। क्लियर। क्या क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है। ठीक है, यहाँ से आपको ग्लोबल वार्मिंग का क्या करना है, डेफिनेशंस जो है वो क्या करना है, लर्न करना है। ओके, उसके बाद में ये जो येलो कलर की लाइन है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। ओके, ये क्या है। ओके, मतलब ये जो ग्रीन सॉरी येलो कलर की जो लाइन हाईलाइट करवाई है मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बाद में, इसका है कि ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इफेक्ट होंगे। अगर हमारी अर्थ के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाए तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा। तो ये जो पहला इफेक्ट है उसके लिए आपको, पहला इफेक्ट आपको ये येलो कलर की जो लाइन है वो यहाँ से लिखना है। क्लियर। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसके लिए ये दूसरा इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ से लर्न करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, क्या होती है, और ग्लोबल वार्मिंग के जो दो इफेक्ट है, कौन कौन से इफेक्ट हैं, वो आपको क्या करने हैं। पहला इफेक्ट जो है वो यहाँ से करना है, फर्स्ट पॉइंट, और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये सेकंड इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। ओके, इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसके बाद में ये जो येलो कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करेंगे। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, क्या होता है। एटमॉस्फेयर का डेफिनेशन जो है वो यहाँ से आपको क्या करना है, लर्न करना है। उसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन कराई है, ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो आपको अलग अलग मतलब क्या कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। ये किसका आंसर है कि जो एटमॉस्फेयर जो होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन जो है मैंने हाईलाइट करी है उसमें एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस बताया है। ओके, अब इसके बाद में ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये भी आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। क्लियर। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा ग्रीन कलर की लाइन में कि अगर हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर ना हो तो क्या होगा। तो उसके लिए हमें ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो उसका आंसर जो है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमारी अर्थ के ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो इसमें एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं हो अर्थ के चारों तरफ तो उसका आंसर जो है वो आपको ग्रीन कलर की जो लाइन है वो यहाँ से क्या करना है, उसका आंसर जो है वो लिखना है।
ओके। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एयर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने ये येलो कलर की जो लाइन हाईलाइट करी है, ये येलो कलर की लाइन जिसमें दो वर्ड मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को स्पेशली हाईलाइट किया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हाईलाइट किया है, लेकिन आपको पूरा एक येलो कलर की लाइन से क्या कर देना है, इसको हाईलाइट कर देना है। क्लियर? या आप तो ब्रैकेट करके कर सकते हैं। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें कौन सी दो गैसेस जो होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, तो उसका आंसर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारा एक जो क्वेश्चन बनेगा कि मतलब एटमॉस्फेयर में के अंदर जो एयर होती है उसका कंपोजिशन आपको लिखना है। तो सबसे पहले जब हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करेंगे तो उसके लिए आपको ये वाला डायग्राम जो है वो पूरा लर्न होना चाहिए। ओके, और उसके लिए हमें लिखना भी पड़ेगा, डायग्राम तो बनाना ही है उसके अंदर, प्लस उसके साथ में आपको ये पूरा लिखना है। तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से लेके प्रेजेंट इन द एयर, मतलब ये जो येलो कलर की लाइन है प्लस ये जो ब्लू कलर की लाइन है, उसको किसका आंसर है, जो एयर का कंपोजिशन है, एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसके लिए ये पूरा जो है ओके, येलो कलर का प्लस ब्लू कलर का जो है वो पूरा आपको लिखना है, प्लस ये जो डायग्राम है कंपोजिशन ऑफ एयर का, ये आपको क्या करना चाहिए, बनाना आना चाहिए। ओके, फिर आपके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइन आपको हाईलाइट करनी है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि एयर के अंदर कौन सी गैस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। ओके, तो उसका आंसर आपको पता ही चल रहा है, वैसे भी इस पाई चार्ट से आपको पता चल जाएगा कौन सी गैस सबसे ज्यादा है, कौन सी गैस सबसे कम है, तो ये आपको लिख लेना। तो नाइट्रोजन इसका आंसर है जनरली। ओके, अब इसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करनी है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन से लेके पूरा आपको ये पूरा जो पैराग्राफ है वो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। मतलब इसके अंदर बताया गया कि जो प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन वो प्लांट मतलब नहीं लेते ना, तो फिर वो नाइट्रोजन को एयर से कैसे अपने अंदर लेते हैं। ओके, उनकी कौन हेल्प करता है, तो उनके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया मतलब पूरा वो आपको मेथड जो है वो आपको समझाना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा कि प्लांट जो होते हैं वो अपने अंदर नाइट्रोजन कैसे लेते हैं। ओके, तो मतलब वो पूरा आंसर जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, लिखना है। ओके, अब उसके बाद में अब हम चलते हैं ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, अब ऑक्सीजन के लिए आपको जो है ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि एयर के अंदर जो सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। ओके, अब ह्यूमंस और एनिमल्स कैसे ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। अब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कौन से मेथड से उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो सारे आंसर्स जो है वो आपको ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन है उसमें से क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा। अब ठीक है ना, अब इसी के अंदर जो है क्वेश्चन बनेगा कि जैसे मतलब जो हमारी एयर होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, जैसे ह्यूमन और एनिमल्स उसको ले रहे हैं, ग्रीन प्लांट्स उसको छोड़ रहे हैं, फिर भी क्या है, एयर के अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये चीज जो है वो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब हमारी जो नेक्स्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, अब यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो मतलब क्या, ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्लांट क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, खाना बनाते हैं। ओके, खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं वो ही क्या करते हैं, ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं उसको लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है कि कैसे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस रहता है, उसका आंसर्स जो है, उसका आंसर्स के लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइन लिखनी है, प्लस येलो कलर की लाइन लिखनी है, प्लस ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको तीनों लिखनी है कि कैसे प्लांट और ऑक्सीजन मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परफेक्ट बैलेंस कैसे रहता है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके लिए आपको क्या करनी है, ये रेड कलर की जो लाइन है वो क्या करनी है, आपको अंडरलाइन करनी है, प्लस ये रेड कलर की लाइंस जो है वो भी क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो मतलब वो कौन से, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर क्या रहता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रहता है, परफेक्ट बैलेंस रहता है। लेकिन ये जो बैलेंस जो होता है उसको डिस्टर्ब
करने के दो मतलब कौन से मेथड है जिसकी वजह से ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो पहला जो मतलब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो डिस्टर्बेंस मतलब जो बैलेंस डिस्टर्ब होता है या अपसेट होता है, इसका पहला इफेक्ट है कि कोयल और ओल जो होते हैं उसको बर्निंग करते हैं ना, उसकी वजह से एनवायरमेंट के अंदर क्या होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जैसे वेदर और क्लाइमेट क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। पहला है, ठीक है ना, ये पहला रीजन हो गया। आप बहुत ज्यादा पेड़ काटोगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, इतना आपको क्या करना है यहाँ से, ये क्वेश्चंस जो है वो मैंने थोड़ा समझाया भी है यहाँ पे, वो आपको क्या करना है यहाँ से तैयार करना है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो बॉक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पूछा जाएगा कि व्हाट इज एयर सर्कुलेशन, हाउ टू मतलब कैसे एयर सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे बनेगा कि हाउ इज एयर सर्कुलेशन टेक प्लेस, ठीक है, मतलब कैसे होता है, तो ये पूरा जो आपको है उसका आंसर्स जो है वो आपको क्या करना है, पूरा जो है वो यहाँ से जो है वो लिखना है, ये इसका आंसर है पूरा। ठीक है, ग्रीन वाला जो है वो ये क्या है, इसका पूरा आंसर है। ओके, ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से क्या करना है, तैयार करना है, ये भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसमें सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो लेयर्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए ये आंसर्स जो है वो आपको क्या करना है, लिखना है, 5 होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये जो रेड कलर की लाइन जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करी है, उसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो 5 लेयर्स होती हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। क्लियर, आपको ये नाम जो है वो ऐसे ही मतलब लाइन वाइज, जैसे ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, इसी तरीके से लर्न करना है। क्लियर, उसके साथ साथ में ये जो डायग्राम है वो आपको क्या करना है, पूरा जो है एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उसके लिए ये डायग्राम जो है वो भी क्या करना है, आपको तैयार करना है। क्लियर, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस डायग्राम से काफी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। क्लियर, आपको बात समझ में आई। ओके, अब सबसे पहले आपकी जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ओके, तो सबसे पहले उसके लिए आपको ये जो ब्लू कलर का पूरा जो इसमें जितना भी बुक में दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हर लाइन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है उसका नाम लिखना है आपको, ट्रोपोस्फेयर है, कितनी हाइट होती है वो लिखना है, क्या हम यहाँ पे सांस ले सकते हैं, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है, तो उसके लिए ये जो है पूरा आंसर्स जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, बारिश होती है, फॉग बनता है, स्ट्रॉम बनता है, ठीक है, जितने भी वेदर एक्टिविटीज होती है ना, वेदर के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं वो सब यहीं पे होते हैं। क्लियर, अब जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, वो आपको क्या करनी है, यहाँ से लिखनी है। इसके लिए ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसमें आपको वही क्या बताया गया है कि मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी होती है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है। किसके ऊपर होती है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होती है, उसका आंसर भी यहीं पे है। क्लियर, उसके बाद में इसके अंदर स्ट्रेटोस्फेयर में होता क्या क्या है। ओके, जैसे एरोप्लेन उड़ सकते हैं, ठीक है, एरोप्लेन कहाँ उड़ते हैं, कौन सी लेयर में उड़ते हैं, मतलब, और दूसरा है कि मतलब ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, वेदर मतलब जैसे रेन, इस तरह के कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होता है, क्लाउड्स नहीं होता है, उस लेयर का नाम बताना आपको, तो स्ट्रेटोस्फेयर इस तरीके का आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो पर्पल कलर की लाइन है वो भी आपको क्या करनी है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर लिखनी है। तो इसके अंदर क्या होती है, मतलब एक ओजोन लेयर होती है जो बहुत, मतलब ओजोन लेयर किसमें, कौन सी लेयर, मतलब जो ओजोन गैस होती है वो कौन सी लेयर के अंदर होती है एटमॉस्फेयर की, तो वो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर। और ये ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है ओजोन लेयर का, वो भी आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ठीक है, उसके अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, प्लस उसका इंपॉर्टेंस जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, इसके बाद में आ जाइए मीजोस्फेयर पे। मीजोस्फेयर में आपको ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, प्लस ये पर्पल कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी है। क्लियर, अब इसके अंदर भी यही पूछा गया है, तीसरी लेयर कौन सी, थर्ड लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की, वो है, ठीक है, किसके ऊपर होती है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, प्लस उसकी हाइट कहाँ तक एक्सटेंड होता है, मतलब इसकी हाइट कितनी होती है,
ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। मीटियोइड्स जो होते हैं वो जो मीटियोइड्स मतलब जो बर्न अप होते हैं वो कौन सी मतलब जलने लग जाते हैं जब मीटियोइड्स मीजोस्फीयर में आते हैं तो वो बर्न अप करने लग जाते हैं। तो इसके लिए ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा कि वो लेयर बतानी है जिसकी हाइट जो होती है वो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड रहती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो 80 किलोमीटर तक कौन सी लेयर होती है, तो वो होगी मीजोस्फीयर। ओके, क्लियर। अब उसके अंदर कौन जैसे ही मतलब कौन जलने लगते हैं, ठीक है, इस लेयर के अंदर जैसे ही मतलब मीटियोर्स, ठीक है, जल मतलब घुसेंगे ना वो क्या हो जाएंगे, जलने लग जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। फिर उसके बाद में थर्मोस्फेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ग्रीन लाइन की कलर की लाइन आपको हाईलाइट करनी है, क्लियर। इसके अंदर मतलब ऐसी कौन सी लेयर है जिसके अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, तो ये लेयर टेम्परेचर से रिलेटेड है, क्लियर। अब मतलब जो एक इस लेयर का कौन सा मतलब एक पार्ट का नाम लिखना है, तो वो है आयोनोस्फेयर, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्लस उसकी हाइट जो है वो पूछी जाएगी आपको, तो हाइट का आंसर आपको यहाँ से लिखना है। प्लस इसके अंदर क्या होता है, ये जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो किसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है। वो जो आंसर है वो आपको क्या करना है, यहाँ से लिखना है। इसके लिए पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है, क्लियर। तो रेडियो ट्रांसमिशन के अंदर हेल्प करता है। जो रेडियो वेव्स आती है ना अर्थ, ओके, अर्थ से जो रेडियो वेव्स आती है उसको क्या करता है, वापस रिफ्लेक्ट करके अर्थ पे भेजता है, क्लियर। अब जो हमारी लास्ट लेयर है उसका नाम है एक्सोस्फीयर, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर की जो सबसे ऊपर की लेयर है वो उसका नाम है एक्सोस्फीयर। इसका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर जो हवा जो होती है वो क्या होती है, मतलब ये जो मतलब ये जो होती है बहुत हल्की होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दूसरा क्वेश्चन बनाया जाएगा कि इसके अंदर कुछ जो गैसेस होती हैं उसके नाम जो है वो मैंने यहाँ पे रेड कलर की लाइंस जो हाईलाइट करी है उसका आंसर है। मतलब इसके अंदर एक्सोस्फीयर के अंदर दो गैसेस जो होती हैं उसके नाम जो है वो आपको लिखने हैं। और ये गैसेस जो होती है वो काफी लाइट होती है, हल्की होती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या करती है, ये पूरे स्पेस के अंदर क्या करती थी, फ्लोट करती रहती है, क्लियर। इतना समझ में आया। तो ये जो टॉपिक था ना वो बहुत ही क्या था, इंपॉर्टेंट था, क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया पूरा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट, इसके अंदर आपको नेचुरल है कि वेदर का डेफिनेशन लिखना है, क्लाइमेट का डेफिनेशन लिखना है। तो वेदर की डेफिनेशन के लिए आपको ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, यहाँ से वेदर की डेफिनेशन लर्न करेंगे। प्लस यहाँ से ये ब्लू कलर की लाइन आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, यहाँ से क्लाइमेट का जो है वो डेफिनेशन जो है वो आप क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये जितने भी ब्लू कलर के जो बॉक्सेस होते हैं, येलो कलर के बॉक्स होते हैं, वो आपको मतलब अच्छे से क्या करना है, इसको तैयार करना है, ओके। अब इसके अंदर ये बताया गया है कि अर्थ जो होती है उसके ऊपर मतलब कितनी एनर्जी जो होती है अर्थ के ऊपर पहुंचती है, ठीक है ना। तो 200 करोड़ जो है, 200 करोड़ जो है वो अर्थ की मतलब कितना एनर्जी का, 200 करोड़ पार्ट्स जो है वो अर्थ के ऊपर पहुंचता है। लेकिन उसमें से एक 1 पार्ट ही जो होता है, इसमें से 1 पार्ट ही क्या होता है, मतलब अर्थ जो होती है वो ऑब्जर्व करती है, बाकी सबको क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, यहाँ से टेम्परेचर का डेफिनेशन लर्न करना है। प्लस इसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब डे और नाइट और के अंदर तो टेम्परेचर चेंज होता है, ये इसके साथ साथ में क्या सीजन के अकॉर्डिंग भी टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो उसका आंसर सिर्फ जनरल है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है उसका यूनिट आपको लिखना है, ठीक है। वो अभी मैं नेक्स्ट बताने वाली हूँ, तो वो पूरा आंसर मैं आपको बता दूंगी टेम्परेचर, ठीक है ना, का डेफिनेशन आपको यहाँ से कर लेना। फिर इसके बाद में इंसोलेशन क्या होता है, इसके लिए आप ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे, क्लियर। इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे कि जो इंसोलेशन का अमाउंट जो होता है वो मतलब इक्वेटर पे ज्यादा होता है और पोल्स पे कम होता है। तो ये लाइंस जो है वो आपको यहाँ से तैयार करनी है, ओके। और ये जो बॉक्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको थर्मोमीटर जो है वो क्या काम करता है उसका नाम करना है। बैरोमीटर्स जो होते हैं उसका क्या काम में आता है वो यूज मतलब याद करना है। रेन गॉस क्या होता है वो आपको लर्न करना है। विंड कैन क्या होती है, तो आपको मतलब ये सारे जो चारों जो मैंने बताए ना नाम, ये वेदर इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा कि 4 वेदर इंस्ट्रूमेंट जो है उसके आपको नाम लिखने हैं और उनका क्या यूज है
वो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 वर्ड में कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में आता है, इस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए क्या काम में आता है, रेनफॉल का अमाउंट नापने के लिए क्या काम में आता है, और विंड की डायरेक्शन नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में आता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और नाम पूछ के उसका यूजेस जो है वो भी क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, अब इसके बाद में ये जो नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ है, इसके अंदर आपको ये पूरा टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो होगा उसमें टेम्परेचर का डेफिनेशन आएगा। उसके बाद में ये येलो कलर की जो लाइन मैंने इसमें हाईलाइट कराई है, इसमें से आपको टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट लर्न करनी है। उस स्टैंडर्ड यूनिट को किसने डिस्कवर किया है, उस साइंटिस्ट का नाम लर्न करने के लिए आपको ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट करनी पड़ेगी। ओके, अब जो पानी जो है, अब ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये आपको हाईलाइट कर लेनी है। यहाँ पे बताया कि वाटर जो होता है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पे, कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। तो उसका आंसर जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। क्लियर, अब इतना समझ में आया आपको। इसके बाद में आपको ये जो पर्पल कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो विलेज जो होते हैं, गांव जो होते हैं, उसमें टेम्परेचर कम होता है, सिटी में टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो उसके लिए जो है वो आंसर जो है वो आपको यहाँ से प्रिपेयर करना है। ओके, इसके बाद में जो सिटीज होती हैं उसमें हाई राइज बिल्डिंग होती है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, सिटी का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो, ये वाला पॉइंट प्लस ये वाला पॉइंट जो है वो क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना किसी को नहीं है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मून होता है वहां पे क्या एयर, उसके चारों तरफ वहां पे एयर होती है, तो नहीं होती है। तो एयर नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि क्या मून के चारों तरफ एयर प्रेशर होता है, एयर होती है मून के वहां पे, तो नहीं होती है, ठीक है, नहीं एयर प्रेशर होता, नहीं एयर होती है। क्लियर। अब जो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो, इसके बाद में आपको ये ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जब मून के ऊपर कोई भी पर्सन जाता है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं, ठीक है ना, तो वो एक स्पेस सूट पहनते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों पहनते हैं, ठीक है ना। तो उसका आंसर जो है आपको लिखने के लिए ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, प्लस उसको लर्न करना है आपको। ओके, इतना आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज एयर प्रेशर, क्या होता है। तो एयर प्रेशर का, व्हाट इज एयर प्रेशर क्या होता है, उसके लिए आपको, उसकी डेफिनेशन के लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट ये येलो कलर की लाइन भी आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि मतलब आपको ये बताया, पूछा जाएगा कि कहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, और कहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो कम होता है। वो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से लिखना, खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में आपको ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि लो प्रेशर एरिया जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है। इसके अंदर बनेगा कि हाई प्रेशर एरियाज जो होते हैं वो कैसे क्रिएट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मतलब हाई और लो प्रेशर एरियाज जो होते हैं वो कैसे क्रिएट बनते हैं, उसका आंसर आपको यहाँ लर्न करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो आपको ट्रू फॉल्स ऐसे कुछ में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा जाएगा है कि जो एयर्स जो होती है वो हमेशा कैसे फ्लो करती है, वो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है। क्लियर, इतना समझ में आया यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विंड। ओके, ये आपको क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अंदर विंड के अंदर पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो विंड का जो नाम होता है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से मतलब लिखा जाता है। जैसे वेस्ट से कोई विंड ब्लो कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्ली। ईस्ट से कोई विंड ब्लो कर रही है तो ईस्टर्ली। क्लियर, कहा जिस जगह से वो ब्लो करती है उसके हिसाब से उसका नाम किया जाता है। वेस्टर्ली क्या होता है, ईस्टर्ली क्या होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनेगा। ओके, अब आप सबसे पहले ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे विंड के अंदर। विंड वाले जो टॉपिक है उसमें ये लाइन अंडरलाइन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज विंड, क्या होता है, व्हाट इज विंड का डेफिनेशन लर्न करना है। क्लियर। उसके बाद में जो विंड जो होती है वो कितने तरह की होती है, उसके लिए उसका आंसर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। 3 टाइप की होती है। उन तीनों टाइप की जो विंड होती है उनके जो मतलब नाम जो है वो आपको लर्न करना है, प्लस उसका जो थोड़ा थोड़ा जो उसके बारे में ब्रीफली आपको लिखना है
वो यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। किस तरह की विंड जो होती है, परमानेंट विंड के आपको एग्जाम्पल देने हैं, प्लस इसमें ये क्वेश्चन बनेगा परमानेंट विंड के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। और क्या होती है परमानेंट विंड, क्या होती है परमानेंट विंड के एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ से लिखने हैं। फिर सीजनल विंड्स क्या होती हैं, प्लस उसके एग्जाम्पल जो है वो आपको यहाँ से लिखने हैं। फिर लोकल विंड्स क्या होती हैं, प्लस उसके एग्जाम्पल जो है वो आपको क्या करना है, ये येलो कलर की लाइन है उसमें से लिखना है, प्लस जो लोकल विंड्स होती है उसके एग्जाम्पल्स जो है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, लू जो होती है वो सब लोकल विंड्स है ये, ठीक है ना। तो वो आपको लिखना है। प्लस ये जो मैंने ग्रीन कलर की जो लाइन यहाँ पे हाईलाइट करी है, यहाँ पे आपको लू का डेफिनेशन भी जो है वो आपको दिया गया है, क्लियर। अब ये जो हो गया हमारा, और उसके बाद में ये जो डायग्राम है ना वो आपको क्या करना है, तैयार करना है, ओके। इसमें आपको पूछा जा सकता है कि जो अर्थ के ऊपर जो प्रेशर होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का प्रेशर होता है, अलग विंड जो होती है उसका जो डायरेक्शन जो है वो इस पूरे पिक्चर के अंदर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। पूरा डायग्राम लेबल होना चाहिए, क्लियर। और मतलब बीच में इक्वेटर है, ऊपर पोल है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, प्लस ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये पूरा जो डायग्राम जो है वो आपको क्या करना है, तैयार करना है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम, क्लिक। इसके बाद में ये जो साइक्लोन जो है, इस साइक्लोन के अंदर आपको ये बताया गया है कि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे ये येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट करनी है, पढ़ना है इसको कि उड़ीसा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उड़ीसा के अंदर जो साइक्लोन जो आया था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है, क्लियर। अब सबसे पहले जो मतलब इसके बाद में ये जितने भी मैंने लाइन आपको यहाँ पे बताए ना कि मतलब ये जो 17 ब्लू कलर की लाइंस के बाद आप हाईलाइट कर लीजिए, ओके। और उसके बाद में ये पर्पल कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पहला साइक्लोन जो है वो 17-18 अक्टूबर को आया था, उसने क्या क्या किया वो बताया। फिर दूसरा साइक्लोन जो है वहां पे 29 अक्टूबर 1999 के अंदर आया था, वो करना है। फिर उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है उस साइक्लोन के लिए, अंदर 3 फैक्टर है, विंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्जेस। ये जो तीनों फैक्टर्स जो हैं वो साइक्लोन के ऊपर पूरा क्या है, उसकी वजह से साइक्लोन आया था, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो आपको पूरा पढ़ लेना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूरा कुछ मतलब इसमें से क्वेश्चंस बन सकता है कि जो उड़ीसा है कहाँ पे है, उसमें जो साइक्लोन आया था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सी डेट है वहां पे, पहला साइक्लोन कब आया था, सेकंड साइक्लोन कब आया था, साइक्लोन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जिनकी वजह से आया था। तो वो 3 फैक्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो मैंने बता दिया। तीनों फैक्टर, विंड की वजह से क्या हुआ, रेन की वजह से क्या हुआ, टाइडल की वजह से कैसे क्या मतलब इफेक्ट हुए, वो सब यहाँ पे बताए हुए हैं, ओके। इसके बाद में ये जो साइक्लोन वर्ड है ये भी पूरा आपको क्या करना है, मतलब पढ़ लेना है आपको कुल मिला के, ठीक है ना। तो ये पर्पल और ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वही क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके। इतना आपको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉइस्चर, ओके। मॉइस्चर, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मॉइस्चर वाले टॉपिक में क्या आपको अंडरलाइन करना है, इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो पहला क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर कि क्लाउड्स बनते कैसे हैं, ओके। तो क्लाउड्स बनते कैसे हैं उसके लिए आपको मतलब कौन कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है। तो ये पहले मतलब ये जो येलो कलर की लाइन है वो भी आप क्या लिखेंगे, क्लाउड्स का फॉर्मेशन मतलब रेन कैसे होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बनेगा कि रेन्स कैसे होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये ये येलो कलर की लाइंस जो है वो लिखनी है उसके अंदर, ठीक है, ओके। इसके बाद में ये जो येलो कलर की लाइन है ये पूरा जो मतलब वो है ये भी आपको उसके अंदर रेंज के अंदर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में ये येलो कलर की लाइन जो है वो भी आपको क्या लिखनी है, रेन मतलब लिखनी है, मतलब पूरा रेन बारिश होती कैसे है, ठीक है ना, ठीक है। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ठीक है, वो सब आंसर्स जो है मैं आपको इसमें बता रही हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मॉइस्चर क्या होता है, मॉइस्चर का डेफिनेशन के लिए आपको ये जो येलो कलर की लाइन है कि व्हाट इज मॉइस्चर क्या होता है, तो इसका आंसर जो है वो आपको ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करनी है उसके अंदर, और उसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज मॉइस्चर क्या था। मॉइस्चर हेडिंग डालेंगे, ये लाइन आप सामने लिख देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज ह्यूमिडिटी क्या होती है, उसका आंसर के लिए आपको पर्पल कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करनी है, ये वाली पर्पल कलर की लाइन, ठीक है। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा कि
व्हाट इज क्लाउड्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसके लिए पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, क्लाउड्स क्या होते हैं उसके लिए ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, क्लियर। उसके बाद में आपको करना है कि व्हाट इज रेन क्या होता है, ठीक है, ये आपको इसके लिए ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, उसके बाद में ये पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसमें क्वेश्चन बनेगा कि जो हम बोल रहे हैं रेन जो होती है, रेनफॉल जो होती है वो कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। इन तीनों तरह के नाम आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं, ठीक है। और इन तीनों तरह के जो नाम के साथ साथ में ये जो तीनों तरह के साइक्लोनिक रेनफॉल का डायग्राम लर्न करना है, रिलीफ रेनफॉल का डायग्राम लर्न करना है, प्लस ये जो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है उसका डायग्राम जो है वो आपको लर्न करना है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। व्हाट इज मॉइस्चर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, क्लाउड्स क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट इज रेन क्या होती है, एंड टाइप्स ऑफ रेन्स जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ये तो है ही है, लेकिन पूरा जो क्वेश्चन है कि कैसे मतलब क्लाउड्स बनते हैं, कैसे बारिश होती है, तो वो पूरे के लिए ये जितनी भी लाइन मैंने यहाँ पे आपको अंडरलाइन करनी है कराई ना, ये पूरा जो जो मैंने इस मॉइस्चर के अंदर अंडरलाइन कराया पूरा लाइन जितनी भी है वो यहाँ तक किसका आंसर होगा कि हाँ मतलब रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है आपको समझाना है। और अगर आपको पूछा जाए कि रेनफॉल कितने तरह की होती है तो उसमें 3 तरह की रेनफॉल के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है, और तीनों के डायग्राम जो है वो आपको बनाने आने चाहिए। ओके, इतना समझ में आया। इसके बाद में जो यहाँ पे रेनफॉल का जो है वो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल की इम्पोर्टेंस क्या होती है, अगर रेन कम हो ज्यादा हो तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, तो ये पूरा टॉपिक इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको रेनफॉल की जो इम्पोर्टेंस के लिए आपको ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेनफॉल अगर कम हो तो क्या होगा, उसके लिए ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करनी है। रेनफॉल अगर ज्यादा हो तो क्या होगा, उसके लिए आपको ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट करनी है। तो इस चैप्टर से आप कैसे नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और हमेशा आपको जब भी आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको नोट्स तो प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। प्लस एनसीईआरटी की बुक के अंदर अगर आप मतलब लाइनों को हाईलाइट कर लेंगे और क्वेश्चंस के उनके इसके सामने लिख देंगे, उन लाइंस के सामने, तो आपको वो पूरा जो एनसीईआरटी का जो बुक है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब भी कभी भी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, क्लासेस के एग्जाम होते हैं, तो चैप्टर के बीच में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन आपको अभी छोटी क्लासेस से ही क्या करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप अपने बड़ी क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी आप हैंड टू हैंड ही क्या करेंगे, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी क्या कर सकते हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं और एनसीईआरटी की बुक को के अंदर नोट्स कैसे, मतलब कोई भी चीज हो, कहीं पे भी आपको नोट्स प्रिपेयर करने हो तो ये एक मेथड मैंने आपको बता दिया है कि आपको लाइन हाईलाइट करनी है, क्वेश्चन उसके सामने लिखने हैं और आंसर्स जो होते हैं उसी के जस्ट सामने दिए गए होते हैं। ओके, तो यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ वीडियो अपना शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।